बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम में मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज के दौर के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चों में, बड़ों में, जवानों में, टीनेजर्स के अंदर या इस तरह बड़ी उम्र के लोगों में जब भी कोई बीमारी होती है या किसी भी तरह की उनको कोई मसाइल आता है, गर्मी सर्दी के मौसम के अंदर खांसी होती है, फ्लू होता है, नज़ला ज़ुकाम है, या अगर हम आम रूटीन की बात करें तो लोगों में मैदे का दर्द हो जाना, डायरिया हो जाना, पेचिस लग जाना, पेट खराब हो जाना, या इसी तरह लोगों की अंदर एक मिथ का पाना कि भाई मेरे अंदर मेरा खून नहीं बन रहा, इस वजह से मेरा जिगर मेरा खून नहीं बना रहा, या मुझे हर वक्त नोजिया रहता है, वॉमिटिंग रहती है, दिल मतली होता रहता है, खाना प्रॉपर हजम नहीं होता। ये वो मसाइल हैं जो तकरीबन ज़्यादातर लोगों को ये मसाइल पेश आते हैं। और ऐसी सूरत हाल में लोग खुद से कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई मैदे का कैप्सूल, कोई दर्द की गोली, कोई उल्टी की गोली, कोई ताकत की गोलियाँ, कोई ताकत के शरबत, कुछ ताकत के इंजेक्शन, वो खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। अब सेल्फ मेडिकेशन का हमारी बॉडी के ऊपर क्या नुकसानात होते हैं, मैदा जिगर की अमराज के अंदर गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल वो किस तरह आपके मैदे जिगर को और ख़राब कर सकता है, इसी तरह डिफरेंट किस्म की पेन किलर, दर्द की दवाइयाँ, ताकत की दवाइयाँ, कुश्ते, मौजून, जो कि बगैर किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के आप जब उसको यूज़ करते हैं तो उसका आपके गुर्दों पे क्या असरात होते हैं। और इसी तरह आम तौर पर जो दवाइयाँ आप मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से जाके खुद से परचेज कर लेते हैं, जिसकी कोई डोज मैनेजमेंट नहीं होती, या आपको ये पता नहीं होता ये दवाई कब लेनी है, कितनी लेनी है, किसकी मुकदार क्या होगी, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इन सारे मसाइल के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट होंगे, आज के जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं वो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस फार्मासिस्ट हैं, जो कि डॉक्टर मोहम्मद उमैर फार्मासिस्ट हैं और एक फार्मास्यूटिकल का बिजनेस को भी ऑन करते हैं। और इस तरह इनकी एक ग्रिप है जो कि सेल्फ मेडिकेशन और फार्मासिस्ट का जो रोल होता है फार्मेसी के अंदर, मेडिकल स्टोर के अंदर या फार्मास्यूटिकल के अंदर, इन सारे मामलों पर बात करेंगे। इसी तरह जब हम प्रोग्राम का अगला हिस्सा आगे बढ़ाएंगे तो हमारे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट माहिर अमराज मैदा जिगर के डॉक्टर होंगे, वो भी बात करेंगे, और उनके साथ साथ फिर हम बाकी मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि मैदे और जिगर के जो मसाइल होते हैं उनको कैसे टाइटल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर मोहम्मद उमैर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस के लिए कि एक फार्मासिस्ट बनने तक का जो सफ़र है, उमैर से लेके डॉक्टर मोहम्मद उमैर तक का जो सफ़र है, इसमें आपको क्या हडल्स आई, क्या मुश्किलात आई और किस तरह आप यहाँ पहुँचे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया स्पेशल टीवी का। जैसे नाम है स्पेशल टीवी, इस तरह एक प्रोग्राम भी बहुत स्पेशल है और टॉपिक भी बहुत स्पेशल है जिस पे हम आज बात करेंगे। जी बिल्कुल। एफएससी जब की तो सबकी तरह मेरा भी यही शौक था कि एमबीबीएस किया जाए, और क्योंकि पता भी यही था कि, लेकिन अल्लाह ने इस तरफ लाना था तो फॉर्म डी में एडमिशन हुआ मेरा BZU मुल्तान में 2009 में। तो जब फॉर्म डी कर रहे थे तो एज सच अवेयरनेस नहीं थी हमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बस लिए कि पढ़ते थे और बस बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारे जो सीनियर्स थे वो हमें यही कहते थे कि जी आप जो डिग्री कर रहे हैं इसकी तो खैर पाकिस्तान में कोई ख़ास वैल्यू नहीं है और इसके बारे में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। इस तरह होते 2014 में एक्स हो गया और फॉर्म डी हो गया। बाकी लोगों की तरह हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब हमारा नेक्स्ट क्या फ्यूचर है और हमने किस तरफ जाना है, हमने क्या जॉब्स करनी है, या क्योंकि प्लेटफॉर्म एज सच नहीं था और अभी भी एज सच नहीं है। तो 2014 में मैंने सबसे पहले एक इंडस्ट्री को ज्वाइन किया एज ए क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। ठीक है। एक लाहौर में एक बड़ी फेमस इंडस्ट्री है। बाकी वैसे जो मेरा होम टाउन है वो तो अब्दुल हकीम है, ठीक, खानेवाल के साथ ही एक छोटा शहर है, तो जो मौलाना तारिक जमील साहब के भी करीब था। जी 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 बिल्कुल। मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से भी काफ़ी वो मशहूर है। उनका जो घर है वो 10 किलोमीटर दूर है हमारे शहर से। ठीक। तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मोस्टली जगह पे मुझे लोग अक्सर पूछते भी हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के इलाके से आप, तो एक उनकी वजह से पहचान है। ठीक है। तो लाहौर में जॉब हुई एक इंडस्ट्री के अंदर, तो तब आके इंटरव्यू से इवन के मुझे आइडिया हुआ कि हम बहुत पीछे हैं, हमारे जो फॉर्म डी का जो लोग हैं
उन्हें इतना आइडिया नहीं है कि हमने कहाँ जाना है। तो पहले इंटरव्यू में मुझे काफ़ी मायूसी हुई। क्या हुई कि जी जो इतने क्वेश्चंस थे या जो कुछ पूछा गया वो हमने जो किताबें थी या बुक्स थी उसमें ऐसा सच नहीं पढ़ा था, ठीक, या हमें इतना नहीं बताया गया था। इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे कसूर बनता है कि उन्होंने हमें उस तरह वेल इक्विप नहीं किया। ठीक, हम पढ़ते गए और बस पास होते गए, और मैं अलग यानी सिर्फ डिग्री दी है, स्किल डेवलप नहीं की। स्किल डेवलप नहीं की, स्किल्ड। और मैं टॉपर था अपनी साइड का, तो मैं अगर कहूँ कि मैं जी अपने आप को टॉपर कहलाता था, बल्कि बाद में इंडस्ट्री में भी। लेकिन जब मैं इंडस्ट्रियल लाइफ में आया तो इंडस्ट्री के अंदर जो मेडिसिन जहाँ पे बनती हैं, तैयार होती हैं, तो वहाँ बिल्कुल लाइफ ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं वहाँ। उस पे ये है कि आप बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ देखें, सिर्फ वाटर टेस्टिंग, उसमें ही आपको जो है ना नहीं आइडिया होता जब आप फार्मडी करके आते हैं। तो पहले वाटर टेस्टिंग कराई जाती है वहाँ पे, फिर उसके बाद जितने भी क्वालिटी कंट्रोल, जो मेरा डिपार्टमेंट था, तो वहाँ काम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा किया। इवन कि इतना अच्छा किया कि उस इंडस्ट्री में मेरा नाम उन्होंने वैसे मजाकतन कि ये जी खतरा है, कि टेस्ट बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं, और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें लाइक जो शॉर्टकमिंग्स थी जो मेडिसिन में निकलती हैं, जो रॉ मटेरियल में आती हैं, तो उनको बाकायदा परफॉर्म करके तो उनको बताया कि ये चीज़ें हैं और इस तरह। ठीक, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस है रॉ मटेरियल का, इंडस्ट्री के आने से लेकर फिनिश गुड्स का बाहर जाने तक। तो उसमें पूरे फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आप जो रॉ मटेरियल को रिसीविंग से लेकर तो आपको फिनिश गुड्स जो बाहर जा रही है इंडस्ट्री के से बाहर, तो पूरा हर सेक्शन का जो काम है वो फार्मासिस्ट के अंडर होता है। ठीक, तो वहाँ पे मेरा जो इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल में काम था कि क्वालिटी को चेक करते थे हम, लाइक कोई भी अगर वाटर टेस्ट कर रहे हैं, कोई टैबलेट आ गई तो उसकी हार्डनेस टेस्ट कर रहे हैं, फ्रेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। तो तब तकरीबन 4 मंथ्स मैंने यहाँ गुजारे, तो मुझे आइडिया हुआ कि लाइक शायद मैं जहाँ पे हूँ और मेरी कोई शायद कैरियर काउंसलिंग उस तरह नहीं है कि मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता, मैं कुछ कहीं और मूव करना चाहिए मुझे। ठीक, तो फिर मैं वहाँ पे ड्यूरिंग लाइक जॉब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए अपनी सीवीज वगैरह ड्रॉप करना शुरू की। और यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ मैंने देखी कि हमारे जो है ना सीवीज तक लोगों को बनानी नहीं आती, हमारी सीवीज में भी शॉर्टकमिंग्स होती हैं। लोग मोस्टली ये करते हैं कि हालांकि क्वालिफाइड होते हैं, फॉर्म डी किया होता है, प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन कॉपी पेस्ट करके तो सीवी जमा कराते हैं, जो कि एक ड्रॉबैक है। और यहाँ पे भी मेरे नज़दीक जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका एक कसूर बनता है, इनका फॉल्ट है कि वहाँ पे प्रॉपर उसको अपनी जो है ना सेल्फ अवेयरनेस या लोगों को अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं बताना आता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर एक कंपनी है बायर, उसको ज्वाइन किया, उसमें एजुकेटर के तौर पे सेल्स मार्केटिंग में। तो तकरीबन 8 माह मैंने काम किया और अच्छा काम किया। आप काम जिस भी शोबे में जाएं, क्योंकि आपने जो पढ़ा होता है ना, अगर उसको सही इंप्लीमेंट नहीं करते तो आप एक तो अपने प्रोफेशन के साथ भी आप नाइंसाफ़ी करते हैं और अपने आप के साथ भी करते हैं, और इस तरह जो आप रिस्क कमा रहे होते हैं वो भी शायद आप उसके साथ भी पूरा इंसाफ नहीं कर पाते। ठीक, तो मैंने सेल्स में काम किया, साथ साथ जो है मैं दुआ करता था कि अल्लाह करे कोई ऐसी जॉब हो जो कि मेरे बिल्कुल अटैच्ड माइंड अंडरस्टैंडिंग हो मेरी उसके साथ, या कंपैटिबिलिटी हो। तो देन तकरीबन 8 मंथ के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक कंपनी बड़ी अच्छी है आरजी फार्मास्यूटिका। तो वहाँ पे मुझे उनका रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, अब ये देखें कि मुझे रेगुलेटरी अफेयर्स का आइडिया नहीं था तब। जब इंटरव्यू देने गया तो पहले अपने सीनियर्स से मैंने कॉल्स वगैरह पे पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी जॉब है और गल्फ कंट्रीज़ में इसका बहुत स्कोप है, और इवन के यूके या अमेरिका में जो फार्मासिस्ट रेगुलेटरी अफेयर्स देख रहे हैं। तो खैर मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे भी मुझे अपनी स्किल्स का मेरा इम्तिहान था कि मैंने कितने मुझे स्किल्स हैं, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स हैं या आपकी इंटरेक्शन स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, सारी इन चीज़ों का मुझे आइडिया हुआ कि कितने मैं पानी में हूँ। ठीक, तो उसमें ये था कि फिर मैं माशाल्लाह से मेरी जॉब तो हो गई और मैंने स्टार्ट कर दिया काम। फिर काम मैंने बहुत अच्छा किया, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे प्रमोशंस होती रही। और साथ ही मैंने एक काम शुरू किया, वहीं से जो मैंने सीखा कि मैं लेक्चर्स देने शुरू किए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता था, क्योंकि जो यंग बच्चे जो कि 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने LCW लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी वहाँ 2 लेक्चर्स दिए हैं। उसके बाद मैं गया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गया हूँ, और बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है, फॉर्म डी किया, वहाँ गया हूँ। और लाहौर में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे राशिद लतीफ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, LCPS है, लाहौर कॉलेज फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। तो हर जगह आके मेरा यही होता था कि आप अपने आप को किस तरह पॉलिश करें, लोग किस तरह जा रहे हैं और किस तरफ बढ़ रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, या हमारे यहाँ की कौन सी शॉर्टकमिंग्स हैं। तो ये स्टार्ट रखा आपने। फिर ये दुआ होती थी हमेशा से, अल्लाह करे हमें अल्लाह ताला मुझे देने वाला हाथ बनाए। मैं कुछ वैसे मुझे शौक था कि जॉब्स में एक बंदा हैंड टू माउथ रहता है और अपना बिजनेस में जरा फ्री माइंडेड। जी बिल्कुल,
तो अपना काम किया जाए। तो अपने काम में आके ये है कि नो डाउट स्ट्रगल तो होती है, और पाकिस्तान में बिजनेस के हवाले से बहुत स्ट्रगल है। आप किसी साइड से अगर आप सेफ जोन में आते हैं तो किसी और तरह से आपके लिए स्ट्रगल ऑलरेडी पहले से बनी होती है। तो खैर मैंने तकरीबन 8 साल काम किया उस कंपनी में। मैंने बड़ी अच्छी पोस्ट पे फिर रिज़ाइन किया, और बड़ा मुश्किल का डिसीजन था, बड़ी अच्छी सैलरी के साथ। हमारे यहाँ जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे सैलरीज पैकेजेस बहुत कम है। मतलब अगर देखा जाए तो एक वर्कर की सैलरी देते हैं, और आपके टाइटल लगा होता है जी आप जी क्वालिफाइड हैं, या आप फार्मासिस्ट हैं, या फिर जो इवन के जो रिटेल फार्मेसीज पे लोग काम करते हैं तो उनको वर्कर सेम उसी जैसा ही होता जी है। बिल्कुल। तो आज इस वक्त जो करंट अभी आपकी पोजीशन है, जी जी, वो जैसे कि हमें पता है कि फार्मास्यूटिकल को भी आप रन कर रहे हैं। जी जी, तो एक फार्मासिस्ट जो होता है, हमें देखने वाले जितनी भी हमारी व्यूअरशिप है, उनको ये पता चले कि एक फार्मासिस्ट या डी फार्म जिस डॉक्टर ने किया होता है, जी उसका बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो क्या है, फार्मेसी में क्या है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या है। आप देखें जो फॉर्म डी बेसिकली तो जो माहिर अद्वियात है, सही, जिसको जो ड्रग है इसका जो नॉलेज ड्रग है, के अंदर का जो मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल, इसके कैसे बनाया जाता है, उसने कैसे एक्शन करना है, कहाँ से वो उसका एक्सिपिएंट लिया गया है, कहाँ उसका एक्टिव लिया गया है, तो वो सारी चीज़ें वो उनको आइडिया होता है, नॉलेज होता है। और वो पढ़ते भी यही है, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ते हैं। तो वो अब होता ये है कि अब देखें, जब एक बच्चा फार्म डी करता है, सबसे पहले तो उसको ये पता नहीं होता कि आया मैंने जाना किस तरफ है। ठीक, बहुत सारी फील्ड्स हैं आपकी। फार्म डी के बाद सबसे पहले आप जाएं तो इंडस्ट्री के आगे बहुत सारे सेक्शंस हैं कि आप क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एनालिस्ट है, उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस है, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है उसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। फिर उसके बाद प्रोडक्शन फार्मासिस्ट है, फिर R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री का जो बैकबोन है, कि अगर रिसर्च अच्छी नहीं होगी तो अच्छी दवाई बाहर नहीं निकलेगी। ठीक, तो वो हमें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बड़ा लाइक उसको आउट ऑफ द वे या उसमें किया ही नहीं जाता। बहुत सारी इंडस्ट्री इस चीज़ को फॉलो नहीं करती इस रूट को, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर ही कि उनकी कोशिश ये होती है कि बस, क्योंकि मालकान जो होते हैं वो ऐसा जितना वो क्वालिफाइड नहीं होते, या फिर उनका फार्म डी का उनको आइडिया नहीं होता कि ड्रग ने एक्चुअली क्या चीज़ है ये। क्योंकि ड्रग की आप जब डोज ओवर जाएगी तो वो एक पॉइजन है। ठीक, ड्रग की जैसे आपने मिस यूज कर लिया या उसका एब्यूज कर लिया तो वो आपकी पॉइजन है। उसकी डोज अगर आपने एडजस्ट नहीं की, तो ये सारी चीज़ें आपकी R&D से शुरू होती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब आपकी नहीं होती, अच्छा मालिक्यूल नहीं बनता, कोई इंटायरेक्ट कोटेड कोई बन रही है कहीं पे, आप देख रहे हैं आजकल तो खैर बहुत काम हो रहा है दुनिया में कि बहुत सारी चीज़ें जैसे नायोसोम्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, लाइपोसोम्स हैं, उस तरफ चली गई है दुनिया। तो हमारे यहाँ अभी तक ड्रग लोडिंग और इन तरफ जो एडवांस चीज़ें हैं उस पे अभी तक जो है काफ़ी पीछे हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में अगर ये लोग ये समझना चाहें, ये जानना चाहें, एक अच्छी फार्मेसी या एक अच्छा मेडिकल स्टोर कैसे बनता है? जी, पिछली बात से मैं ज़रा उसको करेक्ट करता हूँ कि फार्म डी अब देखें, जब इंडस्ट्री साइड मैंने आपको बताई, उसके बाद जो रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी है। ठीक, अब कम्युनिटी फार्मेसी में टू बी ऑनेस्ट हमारे यहाँ अब ये हमारे सिस्टम का भी एक कसूर है, और ये हमारे हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं और साथ में बाकी जो चीज़ें, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है हमारे हेल्थ केयर की एक 7 पिलर है। ठीक, तो एक फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, अब ये होता है कि अभी कोविड में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो जी एक रिक्शा चलाने वाला या कोई ऐसा बिजनेस जिसका कोविड में बिजनेस जिसमें वो गया है, उसको लॉस हुआ है, या तो उसने जी कहा चले फार्मेसी बना ले, तो कि 24 घंटे सर्विस है, ये हम चला लेंगे जी। होता है कि उसमें हमारे जो फार्मासिस्ट भाई हैं वो अपनी कैटेगरी को सेल करते हैं। ठीक, बड़े खुशी से करते हैं कि जी 2 साल के में 4-5 लाख मिल जाएगा। वो अपनी जो कैटेगरी है वो उसको बिल्कुल उनकी कैटेगरी एक दीवार पे लटकी होती है, और बस वो उनकी अहमियत होती है। वो एक वहाँ पे फार्मेसी बन जाती है, कोई अच्छा जो एंटरप्रेन्योर हो या अच्छा बिजनेसमैन हो। जबकि जो मेडिकल स्टोर है उसको कैटेगरी मिल जाती है अपना बी कैटेगरी, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस करवा रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पे आप मेडिकल स्टोर पे जाएं तो अगर किसी की मैट्रिक तालीम है या उसने FA किया हुआ तो उसने दवाई बेचनी शुरू कर देनी। ठीक, हमारा एक कोई भी रैंडम पर्सन जाता है, उसने कहा ना जी नज़ला खांसी की मुझे दवाई चाहिए, या जी मुझे कोई ऐसी बीमारी है, कोई कमर में दर्द है उसकी दवा, उसने 2-2 3-3 चीज़ें 2-2 गोलियां काट के या इंजेक्शन एक भरेगा। और मोस्टली आजकल जो इस तरह की प्रैक्टिस है उसमें स्टीरॉइड का बहुत इस्तेमाल है। ठीक, कि क्योंकि जल्दी आराम आ जाएगा, वो उनकी भी जो है ना उनको अपनी होती है कि मेरा दोबारा से घात बनेगा। तो किसी भी एक रिमोट एरियाज में तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। इवन के शहर में भी बहुत सारी गली मोहल्ले में
इस तरह के प्रैक्टिशनर्स जो कि किसी डॉक्टर से या अपना थोड़ा ट्रेनिंग लेके अपना एक मेडिकल स्टोर या क्लिनिक बनाते हैं। और या तो फिर दूसरा ये है कि कोई भी ऐसे उठ के जिसने मेडिकल स्टोर बना लिया हो, तो वो नो डाउट पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो अपने एक्सपर्ट नहीं होते। अपनी तालीम जिसने हासिल की होती है फॉर्मडी 5 ईयर्स, वो अब देखें, मैं ये शुरू में कह रहा था कि दवाई के बारे में सारा जो नॉलेज है वो फार्मासिस्ट के पास होता है। ठीक। अब एक मैट्रिक पास बंदे के पास, मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ, नज़ला खांसी की लेता हूँ, तो वो आपको 2-3 खुराकें दे देगा। इससे अब ये एक तो एंटीबायोटिक यूज करेगा। ठीक। अब उसने ना टेस्ट करवाया, ना उसको पता है कि इसमें वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, फंगल है, क्या है, कोई उनको आइडिया नहीं कि इस तरह एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है अब पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ती जा रही है। यही वजह है। तो खैर मैं अपने अब इलाके को देखूं तो हमारे गली मोहल्ले में या जहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जी ये कफ सिरप देते हैं 7-2 खुराकें और अपने पैसे लेके। उन्हें ये नहीं आइडिया कि इसने दवाई जाके जो लोग खाते हैं तो इसने क्या जाके दवाई फेरनी, क्योंकि दवाई मैंने आपको बताया कि एक पॉइजन है, उसकी सही डोज जब तक नहीं खाई जाएगी उसने तब दवाई ने असर कर लेना, आराम तो आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसकी रेजिस्टेंस ऐसी बढ़ चुकी होगी कि वो उससे आराम वो दवाई काम नहीं करेगी। जी बिल्कुल। अब देखें, शुरू में देखा जाता था कि सिप्रोलीवो तक लोग रहते थे, अब सिफेक्साइम तक, सेफ्ट्रैक्सोन तक, और इवन के उससे भी ऊपर तक लोग चले गए, मोक्सिफ्लोक्सासिन, और फिर उससे भी ऊपर जाते हैं, तभी काम नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक फार्मेसी सही तभी बन सकती है कि फार्मासिस्ट अपनी फार्मेसी पे मौजूद हो, वो प्रॉपर काउंसलिंग करे। एक आपको के पास अगर कोई पर्ची आई है, प्रिस्क्रिप्शन, आपके वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली जो ना डोज भी आपको सही बताए। जी बिल्कुल। एक प्रिस्क्रिप्शन अगर आपके पास आई है तो आप उसको पढ़ें, उसमें देखें कि आया जो सुबह दोपहर शाम जिसने लिखा है, क्या वो सुबह दोपहर शाम बनती है डोज के नहीं बनती। अगर सुबह दोपहर शाम आई है और अगर 5 दिन लिखे हैं तो देखें कि आया 5 दिन वाकई यूज करनी है, ये 14 दिन यूज करनी है, ये 7 दिन यूज करनी है, और फिर लोगों को बताएं कि वाकई ही आपने 5 दिन यूज करनी है। मोस्टली लोग ये है कि आप जब पर्ची दवाई लेके जाते हैं तो 2 दिन की दे दें, वो कहते हैं 1 दिन की दे दें, 2 दिन की मैं चेक कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, फर्क पड़ेगा तो आगे चले। हाँ जी बिल्कुल। फिर वो इसमें 2 चीजें, वो दो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जी डॉक्टर सही नहीं था, हमें डॉक्टर नहीं अच्छा लगा, और दूसरे नंबर पे जी दवाई का भी इस तरह दवाई के स्टोर वाले ने बदल के दे दी। हाँ जी बिल्कुल। तो फार्मासिस्ट सही काउंसलिंग करेगा, पर्ची सही पढ़ेगा, सही डोज बताएगा, सही उसके सामने अगर पेशेंट है तो उसको देख ले, उसको डोज एडजस्ट। तो मेरे ख्याल वो दौर भी खत्म होता जा रहा है। पहले होता था कि हैंड राइटिंग पढ़ी नहीं जाती थी लोगों से। जी बिल्कुल। अब तो ज्यादातर जो कंसल्टेंट है वो कंप्यूटराइज लिखते हैं, सही नाम लिखा होता है, इजीली आप पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। अब फार्मासिस्ट अगर अपनी फार्मेसी पे एक अलग से फार्मासिस्ट रूम बना ले और उसमें प्रॉपर वो लिख दे कि इस पे हमें काउंसलिंग रूम का नाम दे दे, जो लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत सारी क्रॉनिक चीज़ें चल रही होती हैं, डिजीज काफ़ी लंबे अरसे तक चलती हैं, और वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन जैसे शुगर है और या आप और कोई बीमारी ले लें तो उसमें अब वो लगातार, अब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मसला ये हुआ कि जो भी मैदे का जिसको मसला हुआ है ना, उसने मेडिकल स्टोर पे जाके 2 कैप्सूल मांगने हैं कोई भी कंपनी के कि 2 मैदे के कैप्सूल दे दो, तो वो जब खाएगा उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन रूट काज का नहीं आइडिया होगा ये किस वजह से हुआ। जी किस वजह से है, और या उसने कोई डाइट जैसे खाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज और भी जरा थोड़ी क्लियर करें, बी कैटेगरी, डी फार्म और बी फॉर्म, जी इसमें क्या फर्क है। जी इसमें ये है कि देखें जो फॉर्म डी है वो कैटेगरी ए में आता है, जो फार्मासिस्ट है उसको कैटेगरी ए मिलती है। अब जो बी कैटेगरी है वो 2 साल का डिप्लोमा बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हुए। बी फॉर्म भी होता था ना पहले। जी वो पहले बी फॉर्म होता था, अब नहीं है, बहुत साल पहले था, लेकिन अब सिर्फ डी फॉर्म है। जी अब कन्वर्ट करके उसको फॉर्म डी किया है। ठीक। और वो पहले 4 इयर्स प्रोग्राम था, अब 5 इयर्स है। ठीक। और अभी जो बी कैटेगरी वाले हैं वो 2 साल इवन के कहीं नहीं जाते या जाते भी हैं, जैसे आजकल फार्मेसी टेक्नीशियंस और इस तरह के कोर्स भी आए हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे कॉलेजेस करवा रहे हैं, और वो बल्कि करवा नहीं रहे, बांट रहे हैं, डिग्रियां बांट रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं कि बस आए पेपर दें, अपने पैसे अपने वो पूरे करते हैं और आपको डिग्री दे देते हैं, जी आपने बी कैटेगरी कर ली है। तो और उससे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। जी मेडिकल स्टोर उससे ओपन हो सकता है, यानी जो फार्मेसी टेक्नीशियन किया हो या बी कैटेगरी की हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर उनका मेडिकल स्टोर वो छोटे, उसके इसमें कोई लिमिट होती है कि फार्मेसी के लिए क्या क्राइटेरिया और मेडिकल स्टोर का? जी बिल्कुल, जो कैटेगरी ए पे बनेगा वो फार्मेसी, वो प्रॉपर उसकी एक डेफिनेशन है, उसके अंदर आप क्या रख सकते हैं, नारकोटिक्स हैं, आपकी शेड्यूल जो जी है उसकी ड्रग्स हैं, और बहुत सारी चीजें जो कि उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अब जो मेडिकल स्टोर है एज पर अगर देखा जाए तो वो तो सिर्फ जो है ना ओटीसी आइटम चला सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ अभी तक क्योंकि कानून की इतनी ऐसे सख्ती नहीं है और सब जो है ना वो आपस में मिले हुए हैं, तो वो ये है कि वो मेडिकल स्टोर वाला भी हर चीज बेच रहा है,
ठीक। उसमें आप वो एंटीबायोटिक्स भी सेल कर रहा है, वो इंसुलिन भी बेच रहे हैं, वो कोई भी नार्कोटिक भी कर रहे हैं, एवरीथिंग वो वहाँ हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है मेडिकल स्टोर लेकिन में। वैसे वो कर नहीं कर सकते। फार्मेसी पे ही सब कुछ होना चाहिए, और वहाँ पे भी फार्मेसी पे भी फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। अक्सर मैं जाता हूँ, मैं क्वेश्चंस करता हूँ कि बड़े शहर में भी, इवन के लाहौर में भी, कि फार्मासिस्ट हैं, वो कहते हैं जी वो छुट्टी पे चले गए हैं। तो मैंने कहा भाई फार्मेसी भी बंद कर दें, फार्मेसी क्यों ओपन है, क्योंकि दवाई तो अभी भी आप सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का यही है कि 2 से 8 तक फार्मासिस्ट को रखते हैं, या अगर मॉर्निंग में 8 से 2 आते हैं तो वो बस फार्मासिस्ट उस टाइम पे आया, उसके बाद क्या दवाई नहीं सेल होती, दवाई तो सेल होती है, पेशेंट भी आते हैं। तो ये हमारे सिस्टम का कसूर है मेनली। में जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बाकी जो गुफ्तगू है वो डॉक्टर साहब से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल, और हेल्थ स्पेशल के अंदर आज हम बात कर रहे थे कि सेल्फ मेडिकेशन वो आपके लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह चलते फिरते किसी भी बंदे से किसी भी तरह की दवाई लेना, वो आपको कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ हो, मैदे में दर्द हो, गैस हो, अफारा हो, नोज़िया हो, वॉमिटिंग हो, या फिर मैदे जिगर के कोई मसाइल हो, तो इस तरह का कोई अरक फक्की मजून जो कि बगैर किसी कंसल्टेशन के ली जाए, उसके आपकी बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरह जो है वो आपकी बॉडी को नुकसानदेह होती है, इस पर हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ब्रेक के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि मैदे जिगर की बीमारियां क्यों होती हैं, फिर इनको डायग्नोज का तरीकाकार क्या है, एंडोस्कोपी जो कैमरे वाला टेस्ट होता है इससे लोग क्यों भागते हैं और ये टेस्ट कितना ज़रूरी होता है, फिर आज के दौर के अंदर पायल्स, बवासीर, फिर आपको मोकों वाली बवासीर, या फिर लोग ऐसे आते हैं कि मुझे बवासीर तो नहीं है लेकिन स्टूल पास करते हुए मुझे डिफरेंट किस्म के ऐसे सिम्टोमेटिकली चेंजिंग नज़र आती हैं, या कोई ऐसी तकलीफ होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है, ये क्या होती है, इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मकवाल जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज़ मैदा जिगर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैदे जिगर की बढ़ती हुई अमराज की वजूहात क्या है? जी, मैदा जिगर की बढ़ती हुई वजूहात तकरीबन हमारी सोसाइटी में जो बाकी हमारे फील्ड हैं जैसे कार्डियोलॉजी है, इंटरनल मेडिसिन है, उनका और हमारा मैदा जिगर के मसाइल का एक हमारी डाइट में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आप सिर्फ मैदा जिगर के ही नहीं बाकी मसाइल से भी बच सकते हैं। ठीक। अच्छा, डॉक्टर्स हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सर अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और इसके हवाले से हम मरीजों को बहुत ज्यादा एजुकेट नहीं कर रहे, पब्लिक को बहुत ज्यादा इसके हवाले से हम बता नहीं रहे। ठीक। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? बेसिकली इसमें हमारी सोसाइटी में जो बेसिकली फूड इनटेक है, आपकी डाइट है, इसमें कैलोरीज का कंसेप्ट नहीं है। लोगों को आइडिया नहीं है कि वो जो फूड ले रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी है और एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। बहुत ज्यादा हम हाई कैलोरीज डाइट पे ले रहे हैं, जैसे कि फास्ट फूड्स वगैरह, बेकरी आइटम्स, मीठा बहुत ज्यादा है हमारी डाइट में, चिकनाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हम लेते हैं वो हमारे जिस्म में फैट्स की सूरत में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट होती हैं, जैसे अगर मैदा जिगर के हवाले से बात करें तो जिगर में डिपॉजिट होने, अगर ये डिपॉजिट हो जाए तो इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। आजकल आप देख लें, आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर अब्डोमिनल स्कैन कराते हैं, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 80-90% आपके मरीजों में ये फैट लीवर निकल रहा होता है। अब शुरू में फैट्स डिपॉजिट होती हैं, फिर वो इन्फ्लेमेशन कराती हैं जिगर की, फिर लंबे अरसे तक उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के बाद जिगर सुकड़ जाता है, जिगर का ट्यूमर, ये सारा लेट स्टेजेस में आ सकता है मरीज में। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं डाइट में जो कि आप बर्न आउट नहीं कर रहे, तो फिर आपको शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, खून में चिकनाई की मिकदार ज्यादा हो सकती है, जिससे आपको फॉलेज हो सकता है, दिल का अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए ये कैलोरीज कंसेप्ट हमारे खासतौर पे बच्चों को समझाना जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट से हमारी एक प्रैक्टिस रही है
स्कूल्स में हम फिजिकल ट्रेनर तो रखते हैं, सर। लेकिन न्यूट्रिशन के हवाले से हम बच्चों को गाइड नहीं उसको नहीं करते। रखते। तो हमें ना ये स्टार्ट से बच्चों को ये चीजें सिखानी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स अब बहुत ज्यादातर बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड्स, इन चीजों पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। सर। दूसरा जो एक बड़ा अहम चीज है वो ये है कि हमारे बच्चे आजकल उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। बिल्कुल। आप स्कूल्स के साथ देख लें, लाइक एक घर की जितनी बिल्डिंग में स्कूल्स हमने बनाए हुए हैं जिनके ऐसे। साथ कोई प्ले ग्राउंड्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे। बच्चों को कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, उसको बर्न आउट करते नहीं हैं, उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चों में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आज के दौर में अगर हम ये बात करें तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो बेसिकली आजकल लोगों में कब्ज के बढ़ते हुए रुझान है, और अगर हम 90% लोगों में देखें तो उनको कब्ज है। जी, कब्ज की वजूहात क्या है, और कब्ज बेसिकली कैसे लोगों को पता चले कि कब्ज मुझे है या नहीं है? बस हर बंदा ये कहता है कि अगर मुझे आज पखाना नहीं आया तो मुझे कब्ज है। जी। अच्छा, देखें इसमें कब्ज में अब दो चीजें हैं सर। कब्ज में, या तो आपको सख्त पखाना आ रहा है, ठीक। या फिर आपका स्टूल फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई है। ठीक। नॉर्मल जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है आपकी 1 to 2 स्टूल्स पर डे है। अप टू 2 स्टूल्स अगर आपको आ रहे हैं, आप रिलैक्स रह सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। ठीक। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक। अब जी इसकी वजूहात क्या है? अगेन सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आप ठीक। ऑफिस वर्कर हैं, आप किसी भी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप वॉक नहीं कर रहे। सर। अगर आप वॉक नहीं कर रहे और आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। सेकेंडली, हमारी रूटीन इतनी बिजी होती है, हम अपना डाइट पे अगेन फोकस नहीं कर पाते। ठीक। हमारा लिक्विड इनटेक बहुत ज्यादा कम होता है, और हम सॉलिड फाइबर इंटेक भी ना होने के। सॉलिड डाइट हम लेते जाते हैं, साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, ये हमारी डाइट में कम होता है, यूजुअली कम होता है, ठीक। सब लोगों का तो नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन करें तो कराती हैं। constipation अगर आपकी। किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो सबसे पहले तो वो ये चीजें करे। ठीक। ठीक है। अगर इसके बावजूद अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप अपने करीबी मेदा जिगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ लाइफस्टाइल मेजर्स के अलावा इसकी और भी काफी सारी काजेज हैं, जैसे थायराइड का अगर किसी में फंक्शन कम है, ठीक। या वैसे आंत में कोई रुकावट आ गई है, आंत आपकी रुक गई है, सुकड़ गई है, आपके पेट में वैसे कोई एडहेजन्स बन गई हैं पहले अगर आपने कोई सर्जरी कराई हुई है, सर। तो फिर भी ये मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए आप लाइफस्टाइल मेजर्स सबसे पहले, सर। उसके बावजूद अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं हो रही, आप में खून की कमी हो गई है, आपका वजन बहुत ज्यादा कम हो गया, तो फिर आप फौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। जी सर। अच्छा नाज़रीन, अब हम डॉक्टर मोहम्मद उमैर से ये पूछते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन की जैसे मैंने बात की, जी पेन किलर का गैर जरूरी तौर पे इस्तेमाल जी। वो कितना नुकसान दे सकता है? सर सबसे बड़ी आजकल तो बल्कि एडिक्शन ही यही है कि आप कोई भी एक पर्सन उठता है और कहता है जी मेरे हेडेक है और मेरे शोल्डर्स पेन हो रहे हैं, और वो फौरी जाता है और अपने करीबी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे जाके कहता है जी मुझे, बल्कि उनको आजकल कल लोगों को नाम याद हो गए हैं कि ये वाली पेन किलर, जबकि उसके बैक पे अगर देखा जाए तो जितने पेन किलर्स मुसलसल आप खाते जाएंगे उसकी एडिक्शन हो जाएगी। ठीक। और उसके बाद आपके जितने भी पेन रिसेप्टर्स हैं, इंसान है आखिर, लेकिन जो चीज़ें आप यूज़ मुसलसल करेंगे उससे आपका स्टमक भी इवन के बहुत सारा डिस्टर्ब होगा। और बहुत सारे अब मैंने अक्सर देखे हैं कि हमारे जो जितने पेशेंट्स पेन किलर्स यूज़ कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली काफ़ी मंथ्स या ईयर्स। अब मेरे करीबी एक दोस्त है तो वो उन्हें सर में दर्द रहता था, तो जब उसे देखें वो 2 पैराडॉल, ऑलमोस्ट उसकी लाइफ में डेली 2 पैराडॉल थी। ठीक। तो वो कहता था कि इतने तो लोग टॉफी नहीं खाते जितनी मैं पैराडॉल खाता हूँ। तो मैंने कहा आप रूट काज की तरफ क्यों नहीं जाते? आपको पेन अगर है तो आप पता करें ये है क्यों, क्या कोई एंजाइटी है या कोई डिप्रेशन या कोई आपकी नींद की कमी है या आपको कोई कॉन्स्टिपेशन का इशू की वजह से भी हो सकता है, कोई स्टमक इशू है। सिर्फ आप पैराडॉल कहते हैं जी मुझे पैराडॉल के अलावा कोई और पेन किलर से आराम भी फिर नहीं आता। तो इस तरह की एडिक्शन, क्योंकि हेडेक की भी टाइप्स है ना जी, तो किस वजह से आपको हेडेक हो? जी बिल्कुल, कि रिलेशन ब्रेकअप है तो वो टाइप और है जी, माइग्रेन का अटैक है तो वो टाइप और तो है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत बढ़ गया सर। सेल्फ मेडिकेशन सिर्फ पेन किलर्स में नहीं बल्कि आप देखें तो अब लोगों को खुद पता है कि हमने कौन सा एंटीबायोटिक खाना है, खुद एंटीबायोटिक भी जाके मांग लेंगे, और उन्हें पता नहीं कि ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल हुआ है। इवन के लोगों को इन्फेक्शन का नहीं पता होता कि ये क्या है, इन्फेक्शन भी है, या फिर भी वो खा लेंगे। ठीक। तो इस तरह का अभी जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसी वजह से भी बढ़ रही है कि हम जो है ना बेदरेग और अंधाधुंध जो है ना आप हम फार्मासिस्ट के रोल को मौसर कैसे बना सकते हैं? सबसे बड़ी चीज तो सर अवेयरनेस है, और अवेयरनेस के बाद हर फार्मासिस्ट को अपने काम का पता हो
कि मेरा ये डोमेन है ये, या मेरा जिस भी साइड पे हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, किसी फार्मेसी पे हो, किसी क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, क्लिनिक पे हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहा है, या कोई रेगुलेटरी में है, या कोई इवन कि हमारी जो मिनिस्ट्री जो है, हमारी वजारत सेहत है, या जो हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ में जो लोग फार्मासिस्ट हैं, या हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो लोग अपने काम सही अगर करना शुरू कर देंगे, तो ये लोगों को भी पता चलेगा कि जी फार्मासिस्ट का, और हर घर में आइडिया होगा कि जी फार्मासिस्ट क्या होता है। अभी तक तो फार्मासिस्ट को यही समझा जाता है कि वो जो बैग उठा के जो मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज वाले रखते हैं, अभी तक मोस्टली लोगों को यही पता है कि कंपनी जो बैग उठाने वाला है वो फार्मासिस्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बाहर मालिक में हम एग्जांपल्स तो बाहर मालिक ही देते हैं, जबकि हमारा अपना हेल्थ सिस्टम में इतना ड्रॉबैक्स हैं कि आप उसमें अगर जब तक हमारी यूनिटी ना होगी फार्मासिस्ट की आपस में, और हमारे जो सीनियर लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में बैठे हैं, वो इस रोल को और इसके फार्मासिस्ट की जो जॉब है उसके साथ अगर इंसाफ करेंगे, उनको पता होगा कि ये इसका काम है और ये इसकी नॉलेज है और इस तक ही इसको रखना है। और अगर उसको काम उसका करने ही ना दिया जाए, उसका काम किसी और से लिया जाएगा, तो फिर ये हेल्थ सिस्टम में भी बिगाड़ रहेगा, और ड्रग मिसयूज भी बढ़ता रहेगा, एडिक्शंस भी बढ़ती रहेंगी, और ड्रग जो ओवरडोज है उससे रिलेटेड जितनी भी मसाइल हैं वो बढ़ते ही रहेंगे इस तरह। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ भी इसी सवाल के साथ आता हूँ कि गैर जरूरी तौर पे पेन किलर का इस्तेमाल मैदे को किस तरह डिस्टर्ब कर सकता है? जी, हमारे पास जो मैदा के मरीज आते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन जो मसला है मरीजों का, उसमें ये है जी ग़िज़ा हजम नहीं हो रही, जलन हो रही है, खुराक ऊपर मुंह की तरफ आ रही है। तो ये इसको हम मेडिकल ज़बान में पेप्टिक अल्सर डिजीज या जल्द दूसरी बीमारी जो इससे मिलती जुलती है, गैस्ट्रोएसोफेगस। जी अच्छा, इसमें हम इनको कैटेगराइज करते हैं ऐसे पेशेंट्स को। और सबसे कॉमन काज जो इसकी है, हमारे यहाँ एक इन्फेक्शन है, एक जरासीम है एच वालोराई, जो हमारे पानी में, हमारी फूड में पुअर हाइजीन की वजह से आ सकता है, उसके इन्फेक्शन से हो सकता है। सेकेंडली, जो आप बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन पेशेंट्स का पेन किलर्स लेता रहता है, जैसे कि दांतों में दर्द, जोड़ों में दर्द लंबे अरसे से मरीजों को चल रहा होता है, जिसके लिए वो डॉक्टर्स को प्रॉपर चेक नहीं कराते और पेन किलर्स ले रहे होते हैं, जिनका नाम एनसेड्स है। एनसेड्स में कॉमनली यूज होने वाली दवाइयों में मैं अगर नाम लूं तो डाइक्लोरान है, सिंफ्लेक्स है। ये वो गोलियां हैं जो आपके मैदे में अल्सर कराती हैं, आपके मैदे की सोजिश कराती हैं। तो सबसे पहला हमारा मरीज से सवाल यही होता है कि आप कोई पेन किलर्स तो नहीं ले रहे, और काफी सारे मरीज हमें बताते हैं कि वो अनप्रेस्क्राइब्ड पेन किलर्स ले रहे थे जिससे उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए जो एनसेड्स मेडिसिन हैं, पेन किलर तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो लोग सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आप एनसेड्स कभी भी डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर ना लें, क्योंकि आपको नहीं आइडिया कि वो आपके मैदे के साथ क्या, आपके मैदे का क्या बुरा हाल कर रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, वो लोग जो खुद से पीपीआई का इस्तेमाल करते हैं, मैदे के कैप्सूल खाते रहते हैं जी, तो मैदे के कैप्सूल कंटिन्यू खाने का कोई नुकसान भी है? जी, मैदे के कैप्सूल अगर बहुत ज्यादा आप कंटिन्यूअसली ले रहे हैं तो आप में ये आयरन डेफिशिएंसी करा सकते हैं। सेकेंडली, आपकी जो गट है उसका इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ये करा सकते हैं। अच्छा, इसमें आम पब्लिक के साथ साथ डॉक्टर्स को भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि मैंने काफी मरीज देखे हैं जो 2 साल 3 साल इवन के 5-10 साल से पीपीआई ले रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। जी बिल्कुल, और डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे होते हैं, हमारे स्पेशली जो जीपीज हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई भी मरीज जो रिफ्रैक्टरी, जिसके सिम्टम्स रिफ्रैक्टरी हैं, जिसकी अलामात पीपीआई से ठीक नहीं हो रही, तो बार बार उनको पीपीआई ना दें या उनकी डोज बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे मरीजों में दूसरी वजूहात, जैसे काफी सारे मरीजों की आंत जो है कुछ ग़िज़ाओं को एलर्जिक होती है, और एक टर्म भी यूज की जाती है मैदा जिगर में, इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स की जो नीचे आंत का हिस्सा जो जाके आपका स्टमक में फूड जहां से जाती है, ऊपर वाली आंत से एसोफेगस से स्टमक में, वो स्फिंक्टर लूज होता है। कुछ लोगों में वो स्फिंक्टर बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो ये आप विदाउट एंडोस्कोपी, विदाउट कैमरे वाला मुआयना किए नहीं बता सकते। तो अगर आप पेशेंट को पीपीआईज देते जाएंगे साल से, तो बीमारी अनडायग्नोज रहेगी, बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो हर वो पेशेंट जो पीपीआईज को या मैदे वाले कैप्सूल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, काइंडली उनके पीपीआई स्टॉप करें, आप एंडोस्कोपी करें और डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ जाएं, ताकि पेशेंट का प्रॉब्लम डायग्नोज हो और सही तरीके से ट्रीट हो। सर, अच्छा सर, ये जो एंडोस्कोपी है, कैमरे वाला टेस्ट है, इससे लोगों का डर कैसे खत्म किया जा सकता है?
जी, ये बड़ा सादा टेस्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क नहीं होता। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो कॉम्प्लिकेशंस फ्री हो। मैं ये नहीं कह सकता कि आपका 100% फ्री है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 99.9% केसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बल्कि इससे भी ज्यादा कहना चाहिए कि ये सेफ है। अच्छा, इसमें सिंपल आपने एक कैमरा लेके जाना है जो कि आप अंडर वीएन जा रहे हैं, आप देखते हुए स्ट्रक्चर्स को जा रहे हैं स्टमक तक, तो आप डैमेज नहीं करते क्योंकि आपके वीएन में सारा कुछ सामने एलसीडी पे डिस्प्ले है। और अगर कोई आपकी फूड कैनाल में, आपके स्टमक में प्रॉब्लम है तो वो डायग्नोज भी हो जाती है अच्छे तरीके से, क्योंकि आप डायरेक्ट अंडर वीएन आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ना होने के बराबर होता है इसमें। तो लोग सर इससे डरते क्यों हैं कि वो बेहोशी में जाना पड़ेगा, या फिर वो कैमरे वाले टेस्ट है वोमिटिंग की कैफियत हो जाएगी, या ये डे केयर प्रोसीजर होता है? देखें, ये आप डे केयर प्रोसीजर कह रहे हैं तो मैं तो इससे भी इसको कम कहूंगा जी। इसमें तकरीबन आपको 30 मिनट के बाद हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं, अगर हमने अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं की। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें जब हम इंटरवेंशन करते हैं तो ज्यादा देर के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं। मोस्टली पेशेंट जब हमने डायग्नोसिस बनाना होता है पेशेंट का, तो प्रोसीजर आपका हार्डली कोई 10 मिनट्स तक होता है, 5 to 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद 30 मिनट ऑब्जर्वेशन के बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपकी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू हो जाती है। कोई ये ऑपरेशन नहीं है, कोई इसमें कट नहीं लगाते, आपका नेचुरल जो ओपनिंग है ओरिफिस है मुंह वाली, यहाँ से हम कैमरा डालेंगे, कैमरे से हम देखते हुए जाएंगे, जो आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनको कोई डैमेज नहीं होता। आप मुआयना करते हैं अपना, वापस आ जाते हैं फिर अंडर वीएन, और जो भी प्रॉब्लम होता है वो बेहतर तरीके से डायग्नोज हो जाता है सर। अच्छा सर, एक मिथ पाई जाती है लोगों के अंदर कि मेरा जिगर खून नहीं बनाता जी। ये डिफरेंट हम देखते हैं कि लोग नब्ज पकड़ते थे, वो कहते थे तेरा जो ना जिगर में गर्मी है तो खून नहीं बन रहा। क्या इसमें रियलिटी कितनी है कि जिगर का खून बनाने में कितना रिस्पॉन्ड है, कितना ताल्लुक है? जी, खून जब बच्चादानी में होता है, यूट्रस में होता है, माँ के पेट में होता है, तब तो जिगर में बनता है। उसके बाद आपका खून, आपका जो हड्डियां हैं, उसका जो गुदा है उसको बोन मैरो कहते हैं मेडिकल की जुबान में, वहां बन रहा होता है। तो जिगर का खून बनाने में कोई बाद में एडल्ट लाइफ में कोई रोल नहीं होता। ये समझ लें कि एक मिथ है, गलत कंसेप्ट है जो लोगों को कन्वे हुआ है और उस पे लोग अभी तक उस पे चल रहे हैं कि शायद ऐसे होता है। और जहां तक जिगर की गर्मी की बात है, तो गर्मी सर्दी का तो कोई कंसेप्ट नहीं होता जी। ना जिगर में कोई एसी लगा हुआ है, ना हीटर लगा हुआ है कि सर्दी हो जाएगी या गर्मी हो जाएगी। ये भी एक मिसटोमर है, गलत टर्म्स हैं जो लोगों के जहनों में बैठ गई हैं। सर्दी गर्मी वाला ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेडिकल में। ठीक हो गया। अच्छा सर, लोगों को जॉइंटिस हो जाता है जिसको हम पीला जरखान कहते हैं, तो पीले जरखान में बेदरेक दवाइयां दी जाती हैं, बेदरेक अर्क पिलाए जाते हैं, या इस तरह की फकियां मजूने, तो क्या जॉइंटिस के अंदर किसी मेडिसिन का कोई रोल होता है? जी देखें, दो तरह का आपका यरकान है, जॉन्डिस या यरकान। एक आपका पीला यरकान, आम जुबान में अगर बात करें तो, जो कि मेडिकल में बेसिकली मोस्टली हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से हो रहा होता है। फिर आपका काला यरकान आ जाता है जो कि मोस्टली हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो रहा होता है। ए और ई क्योंकि एक्यूटली जिगर की इन्फ्लेमेशन कराते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद जो आपका बिलिरुबिन रेज होता है, आंखें पीली हो जाती हैं, तो इसको मरीज पीला यरकान कहते हैं। और जो आपका हेपेटाइटिस बी और सी है, ये स्लोली जिगर को डैमेज करते जाते हैं, तो यकदम बिलिरुबिन रेज नहीं होता, आपकी आंखें पीली नहीं होती, तो लोग आम जुबान में इसको काला यरकान कहते हैं। अब इनके फैलने की वजूहात अगर हम देखें तो पीला यरकान मोस्टली आपका जो आप अनहाइजीनिक फूड ले रहे होते हैं या ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, किसी ढाबे से खाना खा लिया, किसी रेडी से आपने जूस पी लिया जिसने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा हुआ था, तो मोस्टली इसे हेपेटाइटिस ए ई या पीला यरकान होता है। और हेपेटाइटिस बी सी आपका मोस्टली जो आप शेव कराने जा रहे हैं, कोई इंटरवेंशन हुई है आपके जिस्म के साथ किसी भी किस्म की, आपने शेव कराई है, आपने कटिंग कराई है, या आपका कोई दांतों का इलाज हुआ है, आपने कोई ऑपरेशन कराया, आपने कोई ब्लड लगवाया, किसी भी किस्म की इंटरवेंशन जिसके जरिए से आपका बॉडी का ब्लड एक्सपोज हो और उसमें कंटेमिनेट होने के बाद जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो जाए, ये मोस्टली बी और सी इस तरीके से आपके जिस्म में जाते हैं और ये स्लो जिगर को डैमेज करते जाते हैं। इन्फ्लेमेशन, फिब्रोसिस और लेट स्टेज पे मरीज हमारे पास प्रेजेंट करता है जब जिगर सुकड़ जाता है। तो ये है आपका काला यरकान और पीला यरकान, जिसको मरीज आम जुबान में जो आम टर्म्स यूज करते हैं।
अच्छा, अब इसमें आपने बात की है कि फकी के हवाले से, फकी, अर्क, मजून, जी। गैर जरूरी दवाइयाँ, जी, ड्रिप्स। अब अर्क मजूनों के हवाले से तो बहुत ज्यादा कोई रिसर्च मौजूद नहीं है, पता भी नहीं है कि वो क्या यूज करते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि नहीं लेने चाहिए। सर, लेकिन फकियों में मोस्टली आपका डेल्टा कोर्टिल पीस के दी जाती है। डेल्टा कोर्टिल एक स्टीरॉइड है जो कि आपके जिगर को भी नुकसान पहुंचाता है, मैदे को नुकसान पहुंचाता है, सर, आपके गुर्दे भी खुदा न खास्ता फेल हो सकते हैं। सर। अब जिगर आपका पहले ही इन्फ्लेम हुआ है, आपको अगर हेपेटाइटिस बी है, सी है, ए है या ई है, और ऊपर से आपने अगर हकीम मेडिकेशन कर ली है फकी की फॉर्म में, या अगर उसने आर्क में घोल के सिरप की फॉर्म में बनाया हुआ था, सर, तो खुदा न खास्ता आपका जिगर फिर ज्यादा यकदम फेलियर की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसे मरीज मैंने अपने करियर में काफी ज्यादा देखे हुए हैं सर, कि जिनकी आंखें पीली हो जाती हैं, हकीमों के पास चले जाते हैं, वो स्टीरॉइड्स देते हैं किसी भी फॉर्म में, सर। और मरीज जिगर फेलियर के हमारे पास जिगर फेलियर के साथ आ जाता है, जिसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, जो कि बहुत एक्सपेंसिव इलाज है सर। और इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं है। सर, उमैर, आपके पास जब मैं आ रहा हूं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह सेल्फ मेडिकेशन को हम रोक कैसे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि फार्मास्यूटिकल में जो आजकल न्यूट्रास्यूटिकल की मेडिसिन बन रही हैं, जी इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कंप्रोमाइज होती है या नहीं? जी, जो पहले बात हो रही थी जैसे कि फार्मासिस्ट का जो जब तक रोल लोगों को नहीं पता होगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितनी भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखें कि लोग अगर अपनी को दर्जी के पास कपड़े के लिए स्टिचिंग के लिए जाते हैं और अगर वही मोची के पास चले जाएं तो उनका कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरह बिल्कुल जो फार्मेसी है या फार्मासिस्ट है, अगर वहाँ पे फार्मासिस्ट के पास आके वो अपनी जो मेडिसिन जो उनको प्रिस्क्रिप्शन दी गई है वो पूछें, या अगर उनके पूरा प्रॉपर एडवाइस लें, और बजाय इसके कि वो किसी एक प्रैक्टिशनर के पास जाएं या एक मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएं जिसकी क्वालिफिकेशन या तालीम मैट्रिक है, तो उनको प्रॉपर एक तो नॉलेज भी मिलेगा मेडिसिन के बारे में, फार्मासिस्ट उनको बताएगा जी इसका ओरिजिन क्या है, इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है। हमारे यहाँ ना क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता, वो देखते हैं कि ये बंदा बहुत तजर्बाकार है, इसका दादे का बड़ा तजर्बा था, जी, जी। नाने का बड़ा तजर्बा था, तो अब ये उसी लड़ी से आ रहा है, तो इसका बड़ा तजर्बा है। जी, अभी यही चीज़ें अवेयरनेस और प्रॉपर नॉलेज लोगों में शेयर करने से ये चीज़ें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ेंगी कि फार्मासिस्ट की तरफ ही लोग आएंगे। जब फार्मासिस्ट के पास आएंगे और वो अपना काम सही तरीके से डिलीवर करेंगे, काम बताएंगे। जी उमैर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे हेल्थ स्पेशल शो में तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब आपका भी थैंक यू, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपसे हम करना चाह रहे थे, कर भी सकते थे, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे और बड़ी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आपने देखा कि हमने मैदे जिगर के हवाले से भी गुफ्तगू करने की कोशिश की, इसके अलावा हमने फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में क्या फ़र्क होता है इसके ऊपर भी बात की, सेल्फ मेडिकेशन के नुकसानात क्या हैं इसके ऊपर भी बात की, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है हमने इस पर भी बात की, और बी कैटेगरी और इसमें डॉक्टर जो डी फॉर्म होता है या फॉर्म डी होता है, इसके अंदर फ़र्क क्या है ये भी हमने बात की। तो अब हम ये देते हैं कि प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में हमने जितनी डिटेल गुफ्तगू कर सकते थे हमने की। तो नाजरीन, जैसे ही हमारा प्रोग्राम जो होता है हेल्थ स्पेशल, इसके कमेंट बॉक्स में आके आपको अपने प्रोग्राम के बारे में जो भी आपने कोई राय देनी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ और अपने कमेंट करें। हम आपके कमेंट्स को जब देखते हैं तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसी के अकॉर्डिंगली एक गेस्ट को बुलाते हैं और जितनी भी बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू होती है वो हम अपने इस प्रोग्राम में करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। मुझे, मेरे गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।